गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें से नॉन स्टाइकोमेट्रिक और स्टाइकोमेट्रिक के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो ये होता क्या है कि जनरली जैसे जो कोवलेंट कंपाउंड होते, कोवलेंट जो सॉलिड होते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये है ग्रुप 15 के, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ग्रुप 14 के, इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि ये अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये क्या होते हैं, इनकी जो कंडक्टेंस है उनमें इंक्रीजमेंट आ जाता है, बढ़ जाती है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। और अगर इनमें कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब भी ये अपनी कंडक्टेंस को बढ़ा लेते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन की। एक तो ये हल्के होते हैं, ऊपर से इनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, और ख़ासकर जब हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब इम्प्योरिटी दो तरीके से मिलाते हैं इसमें। एक तो है जब हम ग्रुप 15 मिलाएंगे, ग्रुप 15 के हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, और ग्रुप 13 के हैं गैलियम और इंडियम। अब देखो गैलियम इंडियम का मतलब 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन के लास्ट को उसमें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और आर्सेनिक एंटीमनी के हैं 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन, और इनके जर्मेनियम सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 2, 8 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो इनको इस तरीके से मिलाते हैं, इनको इस तरीके से मिलाएंगे हम, जैसे इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसका, तो वो कहलाएगा इसका होल, उसको कहते हैं होल। यहाँ पे होल बच जाएगा। ये 4 मतलब ये आपस में मिक्सिंग करेंगे तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो वो होल का काम करेगा। यहाँ क्या होगा कि जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक या एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो जो बचेगा आर्सेनिक एंटीमनी का, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो कंडक्टेंस सप्लाई, करंट सप्लाई करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम ग्रुप 14 में ग्रुप 13 का जो एलिमेंट, इनको इम्प्योरिटी डिफेक्ट करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो वहाँ इसका 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसके 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, तो जिसको आप मिश्रित कर रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो वो क्रिस्टल में क्या कर देगा, एक प्रकार का होल हो जाएगा, वहाँ पे वो बच जाएगा, तो एक प्रकार का छेद दिखाई देगा। और यहाँ क्या है, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको मिश्रित कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कंडक्टेंस को सप्लाई करेगा। तो जो ग्रुप 15 है, अगर इसमें हम ग्रुप 14 में ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिक्सिंग करेंगे, तो वो कहलाएगा N प्रकार का अर्धचालक, उसको N टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर। और ये कहलाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरीके से। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम ग्रुप 14 में ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिक्सिंग कर रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेगा। वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास आर्सेनिक एंटीमनी में, क्योंकि 4 जर्मेनियम और 4 इसके आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के और 4 आर्सेनिक के, 5 में से 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जब हम ग्रुप 14 में ग्रुप 13 का एलिमेंट मिक्सिंग करेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के, और इनके आउटर मोस्ट में गैलियम इंडियम के 3 होते हैं, तो इसके 3 और इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में
मिक्सिंग करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कमी रह जाएगी, क्योंकि इसको पूरा मिलेगा नहीं। चार इलेक्ट्रॉन थे तो 4 ही होने चाहिए थे, तो एक कमी रह जाएगी। तो वो कमी क्या कहलाएगी, वो होल कहलाएगी, एक प्रकार रिक्ति बन जाएगी क्रिस्टल में। तो उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो होल है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। और जो ये वाला है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, 2 तरीके के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड की। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, तीन टाइप के कंडक्टर होते हैं जनरली। नंबर 1 है सुचालक, गुड कंडक्टर। दूसरा है विद्युतरोधी, इंसुलेटर, नाम से ही पता चल रहा है इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तीसरा है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जो भी मैंने तुम्हें बताया इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास करता है अपने में। तो सुचालक का मतलब होता है जिसकी परास क्या होती है 10⁻7 ओम, 10⁻4 से 10⁻4 ओम से 10⁻7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये इसकी परास है 10⁻4 से 10⁻7 ओम तक। मतलब ज़्यादातर जितने सुचालक होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम है, 10⁻4 से 10⁻7 तक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इनमें रेजिस्टिविटी कम होती है, सुचालक होते हैं। तो सुचालक में सबसे पहला आएगा चांदी, ये इसका एग्जाम्पल है। चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये चीज़ें, ये गुड कंडक्टर है ये। उसके बाद विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी इंसुलेटर का मतलब जो करंट को बिल्कुल पास ना होने दे अपने में। इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, इतने परास होती है इसकी। अब 10⁻20 से 10⁻10 तक ये जो परास होती है, इसका मतलब होता है कि इंसुलेटर होगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी करते हैं ये जो सब्सटेंस होते हैं, इनमें रेजिस्टिविटी का प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या होते हैं, इसलिए विद्युत रोधी होते हैं। जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, ये इसके जनरल एग्जाम्पल है। सीधा है विद्युत रोधी का मतलब कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में पास नहीं होने देते हैं। सल्फर भी आएगा इसमें, सल्फर, ये चीज़ें हैं इसमें, ये एग्जाम्पल। अर्धचालक क्या होते हैं कि जिनकी परास क्या होती है 10⁻2 से 10⁻9 10⁻2 से 10⁻9। तो जो 10⁻2 है इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम, माइनस का मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये इसकी परास होती है। अर्धचालक की जो परास होती है 10⁻2 से 10⁻9 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। इनमें थोड़ा बहुत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की क्षमता होती है, आराम से
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से जाने देते हैं। जनरली सिलिकॉन, अभी बताया मैं तुम्हें इससे पहले, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो आसानी से बिजली को प्रवाहित होने देते हैं अपने आप में। और दो टाइप के होते हैं अर्धचालक, एक है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर जो मैं तुम्हें बताया था। अच्छा, इसमें ये तो है एक छोटी सी वो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये होता क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो है एक सिद्धांत है, बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के बेस पे, बैंड सिद्धांत है, बैंड थ्योरी बोलते हैं उसको, बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के आधार पर जो ये प्रॉपर्टीज है धातुओं की, मेटल की, धातुओं के विद्युतीय गुणों को समझाइए। धातुओं के जो विद्युतीय गुण हैं, विद्युतीय गुण नंबर 1 सुचालक, चालक बोलते इसको, दूसरा अर्धचालक, तीसरा विद्युत रोधी। इनको समझाना है इस बेस पे जो बैंड थ्योरी होती है। वैसे मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी बोलते हैं इसको, बैंड थ्योरी। इसके बेस पे हमने इसको समझना है, क्यों ये कंडक्ट करते हैं आपस में, जो सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं, वो क्यों बिजली को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, क्यों करंट को पास करते हैं। जो अर्धचालक होते हैं उनमें कम क्यों होता है, उनकी कंडक्टेंस कम क्यों होती है, और जो इंसुलेटर होती हैं उनकी कंडक्टेंस जीरो क्यों होती है। तो इसमें एक बैंड थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिपेंड करता है कंडक्टर बैंड और वैलेंसी बॉन्ड बैंड पे। तो सीधा सीधा छोटा सा वो है, इसका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी धातु में दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक है कंडक्टर बैंड होता है एक, और एक होता है वैलेंसी बैंड। और वैलेंसी का मतलब जिसमें आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इन तीनों में अगर इन तीनों का जो करंट को पास करने की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल के वैलेंसी बैंड में, वैलेंस बैंड में। कंडक्टर बैंड का मतलब जब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो दो टाइप के बैंड होते हैं। बैंड थ्योरी ये कहती है कि किसी मेटल में या किसी भी सब्सटेंस में दो टाइप के बैंड होते हैं, कंडक्टर बैंड्स और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में टोटली इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो सबसे पहला है, और एक और चीज़, एनर्जी डिफरेंस। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वो इंसुलेटर होगा, और एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा तो अर्धचालक होगा, और एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा तो सुचालक होगा। इसको हम समझेंगे इस तरीके से। जैसे नंबर 1 है, सुचालक में क्या होता है, कंडक्टर में गुड कंडक्टर, सुचालक में क्या होता है, देखो ये वैलेंस बैंड है, और यहीं पे क्या होगा, ये कंडक्टर बैंड, इसको कंडक्टर बैंड मानो, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्टर बैंड। इनमें एनर्जी का गैप बिल्कुल क्या है, जीरो है, एनर्जी गैप। ऊर्जा अंतराल नगण्य है। इसलिए क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं। तो जब इधर से उधर चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में जा सकते हैं, तो इसका मतलब विद्युत का क्या करेंगे, वो विद्युत का चालन करेंगे, विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी, विद्युत का आसानी से चालन करेंगे। इसके विपरीत दूसरा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्टर बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, इन दोनों में ऊर्जा का अंतराल थोड़ा कम होता है, बहुत कम। ये मैं दूसरा समझा रहा हूँ मैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों में ऊर्जा का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर जंप करेगा भी तो यहाँ आसानी से जा सकता है। माना 100 इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो 100 में से कम 70 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं।
जो ऊर्जा का अंतराल हो कम है। एनर्जी डिफरेंस क्या है इनमें, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ कॉपर, सिल्वर और लोहा, ये एग्जाम्पल हैं इसके। अच्छा, इसके बाद है तीसरा है विद्युत रोधी, इंसुलेटर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड में ऊर्जा का अंतराल बहुत ज़्यादा होगा, इस तरीके से, और एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है इसमें, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। तो जिस कारण क्या होता है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे भी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये बैंड थ्योरी कहती है कि जो वैलेंस बैंड है वी बैंड और कंडक्टर बैंड है जो सी बी, इनमें और इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन करेंगे तो यहाँ कंडक्टर बैंड तक नहीं पहुँच पाते, और जब नहीं पहुँच पाएंगे तो इसका मतलब वो करंट को पास नहीं होने देंगे, इसलिए उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, ये रीज़न इसका, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, सल्फर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पे इन गुणों को समझाना। तो हमने ये लिखना है इसमें कि जो बैंड थ्योरी है वो ये कहती है कि जो मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड के गैप में। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होंगे, अगर गैप थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, तो वो कहलाएगा अर्धचालक। और अगर एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो है तो वो सुचालक कहलाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ये तुम्हें हेल्प करेगा। इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टीज़ है ठोसों का चुंबकीय गुण। ठोसों का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब बहुत सारे ऐसे ठोस होते हैं जो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष पे घूमने के कारण और रोटेशन होने के कारण उनमें क्या होता है, दो पोल सेटअप हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ठोस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मैग्नेट फील्ड से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमने पढ़नी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 5 के लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है अनुचुंबकीय प्रॉपर्टीज़। अनुचुंबकीय पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ हैं, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा है प्रतिचुंबकीय मतलब जानते हो तुम, बिल्कुल भी चुंबक से इफेक्ट ना होना, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं एंटी फेरो
मैग्नेटिक सब्सटेंस। और पांचवा है फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ठोसों में पाई जाती है। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पांचवा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले है अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो ये सिंपल सा है कि हमने इस टाइप के पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और तब ये देखना है कि उसमें एट्रैक्टिव नेचर है कि रिपल्सन नेचर है। उस बेस पे हम उसको ये नाम देंगे उसमें। तो सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले है फर्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो पदार्थ रख लिया, सपोज यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको रख लिया, तो वो क्या होते हैं, वीक दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, बस बहुत थोड़ा आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं, उनको कहते हैं पीएस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब कौन कौन से हों, जैसे देखो, जैसे आयरन हो गया, जैसे निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब जैसे हम ये चुंबक हटाएंगे, वैसे ही इनमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय लक्षण खत्म हो जाएगा, अपना चुंबकत्व खो लेते हो। इन पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और ये एग्जाम्पल है उसके, आता है ये। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबक से दूर जाना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डीएस। इनको जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, एन और एस में, यहाँ पे डीएस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे, तो इनमें होता क्या है, ये प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, वैसे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, तो कोई भी रोटेशन नहीं होगा, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। इनमें जैसे नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये चीज़ें। तो ये डीएस में आती हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्यों प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण है, जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, उसको निरस्त कर देते हैं, इसलिए वो रिपल्सन होते हैं। उसके बाद है तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ आसान टॉपिक है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए, इनमें क्या होता है, एक इस तरफ, दो ऊपर की तरफ, तीन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, फिर तीन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉनों का जो ओरिएंटेशन है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में, उनमें क्या होता है, ओरिएंटेशन इस तरीके का होता है। तो जैसे इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अब होते कौन है, जैसे देखो, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, ये हो गया, जैसे लोहा, आयरन, कोबाल्ट, इनके जो आयन है Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, इनके जो आयन है, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके जो धात्विक आयन है, निकिल 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये जो आयन्स हैं इनके, ये इस टाइप के पदार्थ में आते हैं।
इनको इस फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये क्या होता है, प्रबल रूप से आकर्षित, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं, प्रबल रूप से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ये। इसलिए इन पदार्थों को बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मैंने ये चुंबक हटा भी दिया तब भी इनमें चुंबकीय लक्षण आ जाएगा, तब भी इनमें चुंबकीय लक्षण रहेगा। इसलिए ये लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इनका जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे चुंबकीय टेप बनानी है तो क्रोमियम ऑक्साइड की टेपें बनती है, जिनमें हम म्यूजिक सुनते हैं, और जो कैसेट होती हैं इन क्रोमियम ऑक्साइड की जो फिल्म होती है उसमें इसको बनाते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ आसान है, पर वो उस पर आकर्षित होते हैं, और चुंबक अगर हटा भी दें तब भी वो चुंबकीय लक्षण उनमें रहेगा, इसलिए इनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कम होते हैं, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम आकर्षित होते हैं, इनमें लिखना कम आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें इस तरीके का डोमेन होता है इलेक्ट्रॉनों का, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये एक प्रकार से जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक उस तरीके होते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं, इसलिए कम आकर्षित होते हैं वो। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड FeO, MnO। ज़्यादातर मैग्नीज के जितने हैं MnO, MnO2, थोड़ा सा कम, इनमें कम रिपल्स वो होता है, एट्रैक्शन होता है। Mn2O3, MnO, MnO2 और फेरस ऑक्साइड FeO इसमें आते हैं। और लास्ट है पांचवा, फेरी चुंबकीय पदार्थ। इनमें क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा ओरिएंटेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दो नीचे होंगे, दो नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर और फिर दो नीचे, इस तरीके से ऐसा लक्षण। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है इनमें एट्रैक्शन होता है, और इसलिए थोड़ा बहुत क्या करती है, चुंबकीय लक्षण दिखाते हैं, थोड़ा बहुत चुंबकीय लक्षण शो करते हैं, ये चुंबकीय लक्षण शो करते हैं, इसलिए उनको फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हेमेटाइट, Fe2O3, Fe3O4, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। और जो फेरस ऑक्साइड है वो इसमें आएगा, प्रतिलौह चुंबकीय में, फेरी चुंबकीय पदार्थ Fe2O3 और Fe3O4, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का संरेखण है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, कम होता है, इसलिए वे थोड़ा सा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय इसलिए है कि थोड़ा बहुत चुंबकीय लक्षण आता है उनमें, लेकिन अगर हटाएंगे तो फिर पूरी तरह से हट जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज लेक्चर था, जो बड़ा इजी लेक्चर था और तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा इसमें मेहनत करना, और आज ये सॉलिड स्टेट यहीं पे समाप्त हो गया है। कल से मैं तुम्हें सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा।